तो आज की कहानी एक ऐसे ही मुख्यमंत्री की है। ऐसे ही आगे चल के वो प्रधानमंत्री बनते हैं कि जिनकी वजह से पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला इटावा का एक थाना लगता है। ऊसरा आहार उसका नाम होता है। दरअसल अगस्त का वो महीना होता है, साल 1979 की ये बात है, 1979 की। शाम के लगभग 6 बजे के आसपास का वो वक्त हो रहा होगा। एक किसान जो धोती कुर्ता पहना हुआ था, वो किसान आता है और आने के बाद संतरी से वहाँ पर पूछता है कि भैया थानेदार साहब से बात करनी है, उनसे मुझे मुलाकात करनी है। जैसे ही किसान ने ये पूछा तो संतरी ने कहा कि थानेदार साहब जो हैं वो राउंड पर गए हुए हैं, बताइए आपको क्या काम है। फिर वो कहते हैं कि साहब मेरी जेब काट ली गई है और मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत दुखी भी हूँ, मैं अब करूँ तो क्या करूँ। जैसे ही संतरी ने ये बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, लेकिन थानेदार आता नहीं है। तभी नज़र पड़ जाती है, जो थाने का सेकंड अफसर होता है यानी दरोगा जो होता है, उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो पूछता है कि ये बुजुर्ग आदमी यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। लगभग 75 साल के आसपास की वो उम्र रही होगी। और जैसे ही ये बताया जाता है कि इनकी किसी ने जेब काट ली है और इसलिए ये यहाँ पर परेशान है, थानेदार साहब का इंतज़ार कर रहे, तो फिर दरोगा ने कहा कि इसे मेरे पास भेजो। दरोगा, उसके इर्द गिर्द और भी कई ऐसे सिपाही वहाँ पर होते हैं, हम कांस्टेबल वगैरह होते हैं, वो खड़े होते हैं। और वो तभी वो किसान उन सभी को देख रहा था कि वो सब लोग हंस रहे थे, ठहाके लगा करके हंस रहे थे और बातचीत कर रहे थे। किसान से पूछा गया कि बाबा क्या बात है, कैसे परेशान हो रहे हो। तो वो कहते हैं कि साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और यहाँ आया था बैल खरीदने के लिए। मुझे किसी ने बताया था कि इस इलाके में बैल बहुत ही अच्छे मिलते हैं, इसीलिए बैल खरीदने मैं आया था, लेकिन मेरी किसी ने यहाँ पर जेब काट ली है। जैसे ही दरोगा ने ये बात सुनी, दरोगा ने उस किसान को डांटना और डपटना शुरू कर दिया। कहाँ जेब कटी है, किस तरीके की बातें कर रही हो, यहाँ कोई जेब वेब नहीं कटी है। इस तरीके की बातें करने के बाद किसान को डराया गया, धमकाया गया। किसान बिल्कुल शांत हो जाता है और कहता है कि साहब रिपोर्ट लिख लीजिए, मैं अपने घर जाकर क्या जवाब दूंगा। मेरे घर वालों को जब ये पता चलेगा कि मेरी जेब कट गई है, तो कम से कम यहाँ से कुछ कागज़ लेकर के जाऊंगा तो घर वाले शांत हो जाएंगे। किसान को डांटा जाता है, फटकारा जाता है और किसान जा कर के वहाँ से हट जाता है और हटने के बाद दीवार के सहारे बैठ जाता है। किसान इंतज़ार कर रहा था कि थानेदार आएगा और थानेदार आने के बाद पूरी कहानी वो बयां करेगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी, तो कम से कम तसल्ली से वो घर चला जाएगा। कुछ देर वहाँ पर बीत जाते हैं और उसके बाद थानेदार भी राउंड से जब वापस आता है तो ये ऊषा थाने की बात होती है। थानेदार साहब आते हैं और थानेदार की नज़र उस किसान पर पड़ती है। दरअसल उस किसान ने धोती कुर्ता पहना हुआ था और थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी होता है और मैले कुचले कुछ कपड़े होते हैं। उसके बाद थानेदार साहब पूछता है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। और वैसे भी शाम के 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। फिर ये बताया जाता है कि साहब ये किसान है और मेरठ का रहने वाला है और इसके यहाँ पर जेब कट गई है और ये खामखा परेशान कर रहा है। तो थानेदार ने उसको समझाया और समझाने के बाद अब की बार जो अंदाज था थानेदार साहब का, वो दरोगा से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। और थानेदार ने उसको डांटा, फटकारा और फटकारने के बाद कहा कि बाबा आप अपने घर जाओ, परेशान मत हो, वैसे भी तुम झूठ बोल रहे हो। मेरठ से वो भी पैदल पैदल चल करके तुम यहाँ इटावा में कोई इस तरीके से बैल खरीदने के लिए आता है, तुम्हारे पास पैसे कितने थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कई सौ रुपये थे। उस दौर की बात है, कई सौ रुपये की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी उस समय। तभी वो कहते हैं कि आप जाओ अपना आराम करो। अब किसान को डांटा जाता है, फटकारा जाता है और उसके बाद वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन पीछे से एक सिपाही किसान के पास आता है और कहता है कि बाबा तुम इतनी देर से मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान हो, रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हो, मेरठ के वैसे रहने वाले हो, यहाँ के लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं। मुझे आपको देख करके थोड़ा तरस आ रहा है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्यों ना मैं आपकी रिपोर्ट लिखवाने में मदद कर दूँ। किसान ने कहा कि अगर भैया ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अगर रिपोर्ट लिखवाने में आप मदद कर दें
तो अच्छी बात हो जाएगी। पैसों के बारे में पूछा जाता है तो पैसों की संख्या कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए सिपाही ने कहा कि अगर तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी है तो 100 रुपये लगेंगे। किसान ने कहा कि 100 रुपये लगेंगे, मेरी तो पहले से ही जेब कटी हुई है। आप एक काम करो, मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, रिपोर्ट लिखनी है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। कुल मिलाकर के दोनों के बीच में बातचीत का जो संवाद शुरू होता है और बात 35 रुपये पर आकर के थम जाती है। सिपाही कहता है कि आप 35 रुपये खर्च कर दीजिएगा और मैं आपकी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। वो सीधा जाता है थानेदार के साहब, वो सिपाही, और कहता है कि मैंने उस किसान को मना लिया है और साहब 35 रुपये की रिश्वत वो दे रहा है और आप उसकी अगर रिपोर्ट लिख लोगे तो कोई दिक्कत, कोई एतराज़ नहीं होगा। थानेदार साहब सुनता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया है, उस किसान को बुलाओ और मुंशी के पास लेकर के जाओ, मुंशी उसकी रिपोर्ट लिख लेगा। आखिरकार किसान बोलता गया, मुंशी वहां पर लिखता गया। जब रिपोर्ट पूरी लिख ली जाती है उसके बाद कहा जाता है कि एक पैड, जो लिखा हुआ पैड होता है, वो आपने देखा होगा कि उल्टे हाथ से आदमी अंगूठे का जो निशान लगाया जाता है किसी कागज पर, उसको पैड होता है वो उसके आगे कर दिया जाता है। तो किसान ने कहा कि मुझे आप पेन दे दीजिए, मुझे हस्ताक्षर करना है। जब बात पेन देने की आती है तो उठा के पेन दे दिया जाता है, और जब पेन दिया तो उस पैड को अपने ही हाथ में जैसे ही उस सिपाही ने लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस पैड को भी रहने दीजिए। और किसान ने उस पैड को अपने हाथ से पकड़ लिया और साथ ही उस पर एक हस्ताक्षर कर दिए, और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही अपने जेब में हाथ डाला, और जेब में हाथ डालने के बाद एक मोहर निकाली, और मोहर निकालते ही उस कागज पर एकदम से ठप्पा लगा दिया। जैसे ही कागज पर ठप्पा लगाया जाता है तो वो मुंशी देख करके बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने कहा कि ये किसान किस तरीके का काम कर रहा है, कभी कहता है कि हस्ताक्षर करूंगा और कभी वो इस पर मोहर निकाल कर लगाता है, किस तरीके की मोहर है। जब उसने उस मोहर को बड़े करीब से देखा तो उस मोहर को देखने के बाद उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये कैसे सच हो सकता है, उसके थाने में इतना बड़ा आदमी कैसे आ सकता है। दरअसल वो बड़ा आदमी भारत का प्रधानमंत्री होता है, नाम चौधरी चरण सिंह होता है, और उस मोहर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। जब ये मोहर पर लिखा हुआ था, इसके बाद ये बात अब उस मुंशी के पास नहीं थी, बल्कि बात ये पूरे थाने में फैल जाती है। बात अब थाने में नहीं थी बल्कि पूरे जिले में फैल जाती है, और बात पूरे जिले की नहीं थी बल्कि पूरे प्रदेश, पूरे देश भर में ये बात देखते ही देखते फैल जाती है। अब उस थाने की इस तरीके की हालत आप यहाँ पर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री उस थाने के अंदर वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहाँ पर आ गया था, और उसके बाद फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए 35 रुपये की रिश्वत लेने वाली अगर बात हो तो जाहिर सी बात है हड़कम मचना तो जाहिर सी बात है। अब उनके जो सुरक्षा में जो लगा हुआ काफिला था वो उनसे ये कहते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम है। दरअसल इस इलाके से, खासकर इस थाने से मेरे पास लगातार शिकायत आती है कि एक थानेदार यहाँ पर लगातार रिश्वत मांगता है, इसलिए मैं अपना निजी जो सुरक्षा में लगे हुए लोग थे उनको किसी तरीके से समझाया बुझाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा का मामला था। आखिरकार उनके जो निजी सुरक्षा कर्मी थे वो मान जाते हैं और वो इधर उधर दाएं बाएं वहाँ पर हो जाते हैं, और इसके थाने में किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। और जब ये बात उच्च अधिकारियों को पता चलती है तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है वहाँ पर, और ये बात उन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। देश भर में जो भी अखबार छपते थे उन अखबारों में आती थी ये बात, और उसके बाद देश भर के जो थानेदार होते हैं वो डरने लगे थे कि कहीं ऐसा न हो कि भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अचानक ही किसान के भेष में आए और आने के बाद पूरे थाने को ही सस्पेंड करवा दे। दरअसल उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म होता है। ये गांव लगता है नूरपुर। पहले वो कभी मेरठ जिले में आया करता था, आजकल वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में आता है, जो कि बाबूगढ़ छावनी के पास लगता है। इन्होंने साल 1929 से आज़ादी की लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी दी थी। 1940 में सत्याग्रह के आंदोलन में कूद जाते हैं।
और 1952 की बात है, कांग्रेस शासन में ये राजस्व मंत्री चुने जाते हैं और 3 अप्रैल 1967 को ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उसके बाद हरिद्वार का कई बार वो दौरा करते हैं और दौरा करने के बाद उनका व्रत होता है, जो खाना आता है उस खाने को वो मना कर देते हैं और उसके बाद फिर व्रत का खाना आता है और जब व्रत का खाना इनके पास जो सामान आता है उसको खाते पीते हैं। और उसके बाद जब ये हरिद्वार आजकल उत्तराखंड में आता है, पहले ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था, तो जब ये वहाँ से चलते हैं तो उस मजिस्टर को वो 6 रुपये 25 पैसे का एक बिल देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो हमारे व्रत में खर्चा किया है वो पैसे तुम यहाँ से लेकर के जाओ। ये साल 1979 की बात है। वित्त मंत्री भी और उप प्रधानमंत्री के पास भी इनके पास जिम्मेदारी होती है और एक गृह मंत्री भी देश के रहे हैं। 28 जुलाई 1979 की ये बात है, 1979 की, जब ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इंदिरा गांधी और कुछ दलों का इनको सपोर्ट मिलता है और देश के प्रधान के मंत्री के रूप में चुने जाते हैं। हालांकि ज़्यादा दिन तक ये रहते नहीं हैं। 14 जनवरी 1980 में ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं और इसी बीच में एक दिन अचानक ही इन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा के उसराहार थाने में जाकर के जब ये दस्तक दी थी, तो यहाँ दस्तक देने के बाद फिर तो हड़कंप एकदम मच जाता है। 29 मई साल 1987 की बात है, इनका वहाँ पर निधन हो जाता है। इनके बैंक अकाउंट के बारे में एक अखबार में हमने पढ़ा था कि उनके बैंक अकाउंट में 470 रुपये होते हैं, जबकि भारत का कोई प्रधानमंत्री अगर बन जाए या फिर मुख्यमंत्री बन जाए या फिर और कोई बड़ी जिम्मेदारी उसके पास अगर हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कितने भी पैसे कमा सकता है, लेकिन वो बेहद ईमानदार थे। मसीहा के रूप में भारत में आए थे और ज़िंदगी भर उनकी पहचान एक मसीहा के रूप में थी और चाहे जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये भारत रहेगा, तब तक चौधरी चरण सिंह की पहचान इसी तरीके से बनी रहेगी। ये फरवरी 2024 की बात है, उनको भारत रत्न के रूप में सम्मानित किया गया था और देश भर में इस बात का स्वागत भी हुआ था। एक किस्सा इनका और भी बताया जाता है कि जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो विधानसभा से एक दिन अपने आवास पर जा रहे होते हैं और वो बहुत थोड़ी सी दूरी होती है और उस थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए पूरा काफिला इनको लग जाया करता था। तब इन्होंने कहा कि इतने दूर के लिए भी इतना गाड़ी का लगना ये सही नहीं है, इसीलिए विधानसभा से ये सीधा घर के लिए पैदल निकलने लगे थे और जैसे ये पैदल जा रहे होते हैं तो इनके जो निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं, बाकी जो इनके साथ अधिकारी होते हैं, वो भी इनके साथ जाने लगते हैं। तो पहले दिन तक तो एक बात सामान्य होती है, लेकिन जब अगला दिन निकलता है तो वो अपने सरकारी आवास से विधानसभा के लिए फिर पैदल चलने लगते हैं। तो जो इनके निजी सचिव होते हैं तिलक राम शर्मा, उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने तिलक राम शर्मा ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए किसी न किसी बहाने से किसी न किसी बड़े अधिकारी को गाड़ी लेके पहले ही भेज दे और ये कह दे कि साहब मैं विधानसभा की तरफ जा रहा था, आइए मैं आपको विधानसभा तक छोड़ देता हूँ। जब ये बात मुख्यमंत्री, उस दौर की बात है, चौधरी चरण जी को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने निजी सचिव तिलक राम शर्मा जी को बहुत डांट लगाई। उन्होंने कहा कि आप मेरे बीच में दखल अंदाजी ना किया करें। एक बार का किस्सा ये भी है कि इन्हीं के सरकारी आवास पर एक व्यक्ति होता है, कोई इनका रिश्तेदार या फिर परिवार का ही होता है, तो वो इनके निजी फ़ोन का इस्तेमाल किया करता था, जो वहाँ पर रेड लाइन फ़ोन वगैरह लगा हुआ होता है। तो इनकी नज़र पड़ जाती है और नज़र पड़ने के बाद ये अपने निजी सचिव से कहते हैं कि यहाँ से जितने भी फ़ोन जाते हैं और जितने भी फ़ोन आते हैं सबका रिकॉर्ड जो होता है, जो र्यूड़ा होता है, उसका रिकॉर्ड रखना है। और जब ये रिकॉर्ड वाली बात आई तो सचिव ने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इसका जितना भी बिल होगा वो मैं खुद भरूंगा। इसीलिए कोई इनका जो भी इनका रिश्तेदार होता है, जो सरकारी फ़ायदे ये ले सकते थे, वो सरकारी फ़ायदों का ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे। और इनकी कोशिश यही रहती थी कि चाहे वो पेट्रोल हो या फिर बाकी जो चीज़ें हो, जो इनके लिए पैसा मिलता था सरकारी,
उसी को ये खर्च किया करते थे, फालतू के पैसे ये खर्च नहीं किया करते थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि हमारे देश में ऐसी भी हस्तियाँ, ऐसी भी शख्सियत रही हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब दौर एकदम बदल चुका है। अब अगर गांव का प्रधानमंत्री भी होता है तो वो पूरे शान शौकत के साथ चलता है, जबकि प्रधानमंत्री बड़े ही शांत मिजाज के हुआ करते थे, बहुत ही सादगी वाले रहे हैं। आजकल तो कोई भी अगर किसी गांव का प्रधानमंत्री भी बनता है तो वो भी अपने आप को बहुत एकदम, उसका मतलब जैसे प्रधानमंत्री बनते ही उसका सब कुछ रुतबा ही बदल जाता है कि हाँ हम तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उसके गांव के आगे पूरा उसका वर्चस्व बढ़ जाता है और वो पूरा बढ़ाने की कोशिश करता है। जबकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग गुजर चुके हैं जो अपने आप को एकदम से मतलब देश के लिए समर्पित कर चुके हैं। तो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे ही होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।